Yes, students. Good morning. Now, yesterday we read in our previous lectures, that is what is परमाणु या एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एंड दे होल्ड द प्रॉपर्टीज फ्रॉम विच द एटम्स दे आर मेड एंड द वेरी अनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉल्ड एटम्स। अब हमने किन किन साइंटिस्ट ने परमाणु और मॉलिक्यूल का इन्वेंट किया था, वो हमने डिस्कवरी की थी, वो हमने कल देखी थी। नाउ टुडे इज अवर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे कि नाम से ही पता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि केमिकल एटम्स या मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, उसके लिए साइंटिस्ट ने लॉज रखे हैं। एंड देयर आर 3 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो किस लॉज के अकॉर्डिंग हम कर पा सकते हैं, वो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट लॉज रखे गए हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर। पहला जो होता है कंजर्वेशन किसका होता है, मास का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये 3 लॉ जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये 3 लॉज के अंतर्गत हम जो जो वेरियस केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, दीज 3 आर द इंपॉर्टेंट लॉज। नाउ फर्स्ट वी रीड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि मास मतलब वेट जो है वो कंजर्व रहना चाहिए। अब in 18th century, scientists noticed that if they carried out a chemical reaction in a closed container, then there was no change of mass. मैं साथ के साथ नोट्स भी आपको देते जा रही हूँ ताकि आपको ये नोट्स बना के आपको एक्स्ट्रा बुक की कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि साइंटिस्ट ने क्या किया था कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाला और उन्होंने एक नोटिस किया कि अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम किसी क्लोज कंटेनर में करते हैं, ठीक है, तो उनके जो मास है उसमें कोई भी वेट जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। दिस प्रिजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, अब ये जो प्रिजर्वेशन हुआ था कि केमिकल रिएक्शन करने पे जो बंद कंटेनर में की गई उसमें मास में कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तो ये जो प्रिजर्वेशन जो हुआ मास का, उसने एक कंक्लूजन निकाला एंड दे लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे उत्पन्न हुआ, उसमें क्या था कि 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट लोगों ने क्या एक कंक्लूजन निकाला था कि अगर हम किसी बंद कंटेनर में अगर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो उस केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स ये हैं उनका मास चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज ऑफ मास। तो वो एक कंक्लूजन पे ड्रॉन हुए और उन्होंने इस कंक्लूजन को, द प्रिजर्वेशन ऑफ मास को किसी भी केमिकल रिएक्शन में उन्होंने एक फॉर्मुलेशन पे रख दिया जिसको बोला गया द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास is given by Lavoisier in 1774। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज गिवन, या आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय whom। तो इट वाज अ लेवोजियर इन 1774 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो हम कहते हैं कि किसी बंद कंटेनर में अगर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो मास बिल्कुल चेंज नहीं होता, मास एज इट इज रहता है। अब इसमें ये कहते हैं कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का जो इन्होंने प्रिजर्वेशन जो एक फॉर्मुलेशन दिया उसके अकॉर्डिंग मैटर इज, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर इज neither created nor destroyed in a chemical reaction। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कंक्लूजन निकला कि जो मैटर है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें ना तो मेटल खत्म होती है और ना ही neither created nor destroyed in the chemical reaction। The substances which combines together,
अब सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द रिएक्टेंट्स. Whereas the new substance formed or produced as a result of chemical reactions are called products. एक या एक से अधिक पदार्थ जो होते हैं, सब्सटेंसेस जो आपस में मिलके या रिएक्ट करके केमिकल में किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिंक करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट. और ये जो दोनों सब्सटेंसेस या टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स. ठीक है. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. हम क्या कह रहे हैं कि सपोज ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? ये जो दो सब्सटेंस आपस में मिलके जो ये रिएक्शन कर रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट. और इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसे हम जो बन रहा है नया सब्सटेंस, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट. ठीक है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि इसका मास जो इस दोनों का मास था और जो प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों मास सेम होना चाहिए. ठीक है. राइट. अब जो है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. इन दोनों का जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का, वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स का इक्वल होगा. हाउ? देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग इन अ केमिकल रिएक्शन. सिंस देयर इज नो गेन और लॉस इन मास इन अ केमिकल रिएक्शन, द मास रिमेन्स कंजर्व्ड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्यों कहा गया? सिंस ना तो मास कम हो रहा है, ना मास हमें गेन हो रहा है, ना लॉस हो रहा है, मास जो है कंजर्व्ड है, इसलिए इस लॉ को क्या बोला गया? कि मास इज कंजर्व्ड. एंड दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन. इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे नाउ वी कैन illustrate this within the example. It has been found by experiments that if 100 grams of calcium carbonate are decomposed completely, then 56 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide form. इन्होंने कैसे बताया? कैल्शियम कार्बोनेट लिया इन्होंने 100 ग्राम्स, इसको इन्होंने हीट किया तो ये डिकम्पोज होगा. इट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और जो इनका जो वेट मिला वो 56 ग्राम्स ऑफ हमें कैल्शियम